हे गाइस। तो स्टेबिलिटी सीखने की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे रिट्राइज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू पे मल्टीपल फॉलोअप क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, और पर्सनली भी मुझसे पूछा गया है। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मल्टीपल टर्म्स आप पढ़ोगे इस वीडियो में। तो ये सारे टर्म्स आप आज जानोगे कि रीट्राई हम लोग कब कब लगा सकते हैं, ट्रांजिएंट फेलियर में, सिस्टम फेलियर में। ये दोनों क्या होते हैं मैं वीडियो में बताऊंगा। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ क्यों यूज करना चाहिए रिट्राई के टाइम में, नहीं यूज करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। आइडम पोटेंट टोकन भी हम लोग यूज कर सकते हैं रिट्राई में। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजिएंट फेलियर सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो ट्रांजिएंट फेलियर का मतलब ये होता है कि आपकी सर्विस डाउन नहीं है, कोड में कुछ खराबी नहीं है, बट ड्यू टू सम रीजन आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सर्व नहीं हो पाई। ठीक है, रिक्वेस्ट में कोई खराबी नहीं थी, बस वो सर्व नहीं हो पाई। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो यार ये दो सर्विस हैं, ठीक है, सर्विस ए और सर्विस बी। और ये सपोज करो एक डेटाबेस है, ठीक है। बेसिकली ये ना ऐसे समझ लो कि एक ही सर्विस के दो इंस्टेंस है, I1 और I2। ठीक है, एक रिक्वेस्ट I1 में आई थी, एक रिक्वेस्ट I2 में आई थी। I1 वाली रिक्वेस्ट किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एडिट करना चाहती है, ठीक है। I2 वाली रिक्वेस्ट भी किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एडिट करना चाहती है, और दोनों एक साथ सिस्टम पे आई। तो पहले जब I1 वाली रिक्वेस्ट आएगी तो वो क्या करेगी। मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस कैसा होता है, कि ये डेटाबेस का सर्वर होता है, ये डिस्क होती है। तो सबसे पहले डिस्क में जो डेटा लिखा गया है उस पे स्टेप 1 होता है, लॉग लिया जाएगा। लॉग लिया जाएगा का मतलब कि जब तक ये लॉग इस डिस्क में है तब तक इस डिस्क का डेटा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। कई बार हम लोग इस पे पेसिमिस्टिक लॉक लेते हैं, तो उस केस पे रीड भी नहीं कर सकते हम डेटा। पेसिमिस्टिक लॉक के केस में रीड कर सकते हैं, बट जब तक लॉक है राइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टेप 1 हुआ लॉक। उसके बाद ये पूरी रोट के आएगी बफर मेमोरी में। बफर मेमोरी, ठीक है। यहां पे आपकी अपडेट क्वेरी के हिसाब से एडिट होगा, और फिर से ये घूम के जाएगा यहां पे डिस्क पे लिखा जाएगा, ठीक है। इतने पीरियड के लिए कोई भी इस डिस्क के रिकॉर्ड को दूसरी सर्विस मॉडिफाई नहीं कर पाएगी। अब ये दोनों रिक्वेस्ट साथ में आई, मान लो दोनों साथ में आई, हमने कुछ लॉजिक लिखा होगा हैंडल कर देगा कि अगर दो रिक्वेस्ट साथ में आई तो कौन सी पहले चले, बट कोई एक तो पहले चलेगी। मान लो ये चल गई, अब ये चल रही है तो दूसरी वाली मॉडिफाई नहीं कर पाएगी। तो यहां से हम रिस्पॉन्स भिजवा देंगे कि यू आर नॉट एबल टू, रिक्वेस्ट वॉज नॉट एबल टू प्रोसेस ड्यू टू सम, मतलब सो एंड सो रीजन। एग्जाम्पल ले लो कि आप किसी सिनेमा हॉल में टिकट बुक कर रहे हो, तो उस केस में दो आदमी एक सीट बुक ना बुक कर ले, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स भिजवा देंगे कि तुम्हारी रिक्वेस्ट अभी प्रोसेस नहीं हो सकती, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले वाला यूजर जब लॉक लेगा फिर कुछ पेमेंट करेगा, पेमेंट नहीं कर पाया, तो उस केस में अगर हम रिट्राई यहां पे नहीं लगाएंगे तो ये I2 वाला यूजर बोलेगा कि यार तुमने तो बोला था कि रिक्वेस्ट कोई, मतलब सीट कोई और बुक करना चाह रहा है, बट क्योंकि इसकी पेमेंट फेल हो गई थी तो यूजर बोलेगा कि यार सीट तो बुक हुई नहीं, तुमने मेरी रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट कर दी, दोनों रिक्वेस्ट साथ में गई थी। इसलिए हम यहां से तो रिस्पॉन्स रखते हैं सर्विस के पास कि रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, बट क्लाइंट को यानी यूजर को नहीं भिजवाते हैं, हम लोग यहां से रिट्राई करवाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिएंट फेलियर थे। तुम्हारी रिक्वेस्ट में कोई खराबी नहीं थी, सर्विस के कोड में कोई खराबी नहीं थी, डेटाबेस के कोड में कोई खराबी नहीं थी, बस समय खराब चल रहा था, इसलिए रिट्राई लगवाना पड़ा। दूसरा रिट्राई होता है यार सिस्टम फेलियर का। सिस्टम फेलियर का मतलब जो आप में से फिनटेक वाले लड़के होंगे, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की जो एपीआई है, आधार वेरिफिकेशन, पैन वेरिफिकेशन दुनिया भर का,
10 बार रिक्वेस्ट मारोगे 2 बार हिट होती है। तो सपोज करो कि ये आधार वेरिफिकेशन की हमारे मोदी जी की आधार वेरिफिकेशन की एपीआई का सर्वर है। यहां से किसी यूजर का तुमने ओटीपी आधार का वेरीफाई कराना है, रिक्वेस्ट मारी और वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुई, तो यहां से रिस्पॉन्स वापस आया। अब एक तरीका है कि तुम यूजर को पूरा रिस्पॉन्स भिजवा दो, रिक्वेस्ट कुड नॉट बी सक्सेसफुल, यूजर फिर से ओटीपी वही भर के भेजेगा। वो 10-10 बार अगर यूजर को ओटीपी भर के भेजना पड़ेगा तो मोबाइल तोड़ के भाग जाएगा। इसलिए यूजर को हम यहां से नहीं भिजवाते हैं, हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, एपीआई सर्विस फेल हुई थी, दोबारा से रिट्राई करवा दो। 10 बार आपको पता है कि 10 बार हिट करो, 2 बार तो चलेगी, ठीक है। ये जो आधार एपीआई का सर्वर है अवेलेबल तो है, रिलायबल नहीं है। 10 बार रिक्वेस्ट आएगी, अवेलेबल है, लेकिन 8 बार रिलायबल नहीं है। तो आप यहीं से रिट्राई बार बार कराते रहोगे जब तक कि सही रिक्वेस्ट आ नहीं रही। बट इसमें एक नुकसान हो सकता है। सपोज करो 1000 यूजर, तुम्हारी सिस्टम का जो यहां थ्रेड पूल था इस सर्विस का वो 1000 का था, तुमने बोला था कि माय सिस्टम इज एबल टू हैंडल अ कंकरेंसी ऑफ 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। तो 1000 रिक्वेस्ट यहां पे आई, ठीक है। 1000 की 1000 फेल हो गई, तुमने बिना कोई वेट किए 1000 रिक्वेस्ट फिर भिजवाई। अब ये 1000 रिक्वेस्ट 10 बार भिजवाई तो ये 10 सेकंड खा गई, ठीक है, बल्कि और ज्यादा ही खा जाती है। मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि 10-10 सेकंड ले लेती है गवर्नमेंट की एपीआई। तो ये मान लो कि 1 मिनट खा गई, ठीक है। मान के चलो कि 6 सेकंड लेती है, तुमने 10 बार रिट्राई कराया, तो ये 1000 रिक्वेस्ट ही तुम रिट्राई कराते रहे पूरे 1 मिनट के लिए, इसके सारे थ्रेड्स ऑक्यूपाई थे। तो उस 1 मिनट में जो नए यूजर्स आए होंगे ना, उनकी रिक्वेस्टें प्रोसेस ही नहीं हो पाएंगी, वो लिसन क्यू में ही रह जाएंगी। लिसन क्यू क्या होता है, ये मेरी परफॉर्मेंस की सीरीज में आपने देखा था, ठीक है। लिसन क्यू में ही अटक के रह जाएंगी वो सारी रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, हम ये बोलते हैं कि तुरंत तुरंत रिट्राई मत कराओ, क्योंकि सिस्टम की कैपेबिलिटी हो सकता है 1000 रिक्वेस्ट की थी बट एक्स्ट्रा लोड आने लगी जिससे सिस्टम बैठ सकता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि 1000 रिक्वेस्ट पहली बार फेल हुई, अब 1 सेकंड का पॉज लो। उस 1 सेकंड में मान लो नई 100 रिक्वेस्ट आ गई, तो एटलीस्ट वो नई 100 रिक्वेस्ट के लिए पहला ट्राई हो गया। अब मान लो ये जो रिक्वेस्ट आई थी वो 1 सेकंड का पॉज लेने के बाद आपने दोबारा हिट की, फिर फेल हो गई, तो अब तुम बोलोगे एक्सपोनेंशियल, अब 2 सेकंड का लो। 2 सेकंड में भी फेल हो गई तो 4 सेकंड का लो, 4 सेकंड में भी फेल हो गई तो 8 सेकंड का लो, ठीक है। ताकि जो नई रिक्वेस्टें भी आए ना उनके लिए एटलीस्ट एक एक ट्राई होता रहे, वरना ये नई रिक्वेस्ट 1 मिनट तक वेट करती, तो बीच बीच में नई रिक्वेस्टें भी इनकॉर्पोरेट करानी होती है। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ की वजह से एक फायदा ये तो होता है, मतलब इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि यहां तो चलो आपको श्योरिटी थी कि आधार के अब सर्वर है ही ऐसा कि आप रिक्वेस्ट एकदम प्यारी अच्छी सी बना के भेजोगे पेलोड सही से, तब भी 10 बार हिट करोगे 8 बार आएगा। बट कई बार क्या होता है कि ये मान लो ऐसा सर्वर होता जिसमें अगर पेलोड सही नहीं आ रहा है, एपीआई का बहुत नेस्टेड जेसन टाइप का आ रहा है और अंदर बहुत गंदे तरीके से रिकर्सिव लूप लगाया हुआ है, तो कुछ केसेस में जब नेस्टिडाइजेशन हैवी होगा तो बस उसी केसेस में रिट्राई मल्टीपल लगाने होंगे, है ना। ऐसे सिस्टम में क्या होता कि मान लो 1000 गंदी तरह की रिक्वेस्ट आती, वो 1000 रिक्वेस्ट 1 मिनट तक रिट्राई करती रहती, और जो अच्छी रिक्वेस्टें सिस्टम में थी ना, वो अच्छी रिक्वेस्टें प्रोसेस नहीं हो पाती और हम लोग टाइम आउट एरर उन अच्छी रिक्वेस्टों के लिए भिजवा देते। तो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ की वजह से क्या होता है कि हम बोलते हैं कि यार रिक्वेस्ट आई, एक बार में नहीं हुई 2 सेकंड का पॉज लो, दूसरी बार में नहीं हुई तो 4 सेकंड का पॉज लो, और पॉज का टाइम पीरियड बढ़ाते जाओ। क्यों टाइम पीरियड बढ़ाते जाओ, क्योंकि अगर मल्टीपल रिट्राई करने के बाद रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट कुछ ज्यादा ही पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत गंदी तरीके की रिक्वेस्ट हो। तो उस पॉसिबिलिटी को हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ बोलते हैं, ठीक है। अभी जो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ है, एक तो आपने सिस्टम लेवल में प्रॉब्लम देखी, दूसरी एक और प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ यूज ना करें,
भाई लो लेवल डिजाइन का ये क्वेश्चन है, लो लेवल डिजाइन में एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ में मेरे से पूछा गया था। भाई कोई भी एपीआई रिक्वेस्ट होती है उसके अंदर आप क्या करते हो, वेरिएबल लेबल डिक्लेयर करते हो। वो वेरिएबल क्या होते हैं, रन टाइम मेमोरी असाइन होती है उन वेरिएबल को, या डेटा स्ट्रक्चर मैप वैप जो भी डालते हो, है ना। तो अगर मान लो 1000 रिक्वेस्ट आई, हर रिक्वेस्ट में जो वेरिएबल थे वो कुछ मान लो, अब मुझे पता नहीं कितना टाइम लेते, मान लो 1 MB की स्पेस लेते थे। 1000 रिक्वेस्ट आई तो 1000 MB की स्पेस उन्होंने ले ली। अब ये जो 1000 MB के वेरिएबल है वो भी एन मेमोरी है, ठीक है। रिस्पॉन्स आपने भिजवाया नहीं है, इसका मतलब ये वेरिएबल मेमोरी से अभी गए नहीं है। रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स यूजर को आपने भिजवाया नहीं है, इसलिए ये वेरिएबल इन मेमोरी से गए नहीं है, ठीक है। 1 मिनट, मेरा सिस्टम जरा स्लीप मोड में चला गया है, ठीक है। मेमोरी में फ्लोट कर रहे हैं वो, ठीक है। अबे हाँ, मेमोरी में फ्लोट कर रहे हैं। बिना वेट कराए आपने फिर से ही 1000 रिक्वेस्ट रिट्राई कर दी तो फिर से 1000 MB की स्पेस बनेगी इन मेमोरी, ठीक है। अब जब मेमोरी बहुत बढ़ने लगेगी तो एफिशिएंसी की सीरीज में मैंने आपको बताया था कि गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिदम्स काम करना चालू करेंगी, ठीक है। गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिदम का काम क्या होता है, आइडेंटिफाई करो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को या वेरिएबल को जो कि थोड़े यूजलेस है सिस्टम के लिए, और वैसे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको मेमोरी से छांटो। तो मेमोरी से जब वो हटाएंगे ना गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिदम, तो उस टाइम पे सारे जितने भी थ्रेड्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिदम पहले चलती है, मेमोरी क्लीन करती है, तब अगले थ्रेड आते हैं, तो जिससे सिस्टम में लेटेंसी बढ़ जाती है। तो हम लोग अगर एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ करेंगे ना, तो ये जो 1000 MB की स्पेस एलोकेट हुई थी, अब तुरंत 1000 MB की नहीं होगी, ये 2 सेकेंड का कूल डाउन पीरियड होगा। उसके बाद 1000 MB की रिक्वेस्ट मतलब 1000 MB की स्पेस एलोकेट होगी। इस 2 सेकेंड के टाइम आउट पे हम लोग गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिथम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो आके मेमोरी क्लीन कर देगी, समझ रहे हो। तो इसलिए भी फायदा होता है हमारा एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का। अब एक चीज और होती है आइडम पोटेंट टोकन, बड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्राइप बहुत बड़ी कंपनी है, पेल के पैसा देती है, उसमें पूछा गया था, और अभी पूछा गया था 4 महीना पहले, ठीक है। तो मतलब यही क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, एक डायग्राम बनवाया था, आर्किटेक्चर बनवाया था, उसमें बोल दिया था कि क्या खराबी है, तो उसमें खराबी यही थी, आइडम पोटेंट टोकन। तो ऐसे समझ लो कि ये एक सर्विस है और ये एक डेटाबेस है, ठीक है। और ये डेटाबेस का सर्वर है, ये डिस्क है और ये सर्वर है। अब मान लो एक रिक्वेस्ट आई यहां पे, उस रिक्वेस्ट ने डेटाबेस में कुछ एडिट कर दिया, रिस्पॉन्स भिजवाते टाइम कुछ एरर आ गया जिससे रिस्पॉन्स नहीं जा पाया, या रिस्पॉन्स भिजवाते टाइम पूरा इंस्टेंस ही डाउन हो गया। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में सेम रिक्वेस्ट का रिट्राई अगर आप करोगे तो दोबारा यहां पे एडिट हो जाएगा, है ना। मान लो पेमेंट कर रहे थे, डेटाबेस में पेमेंट आ गई, मतलब आपके बैंक से फंस गए, बैंक से पैसे कट गए, रिस्पॉन्स भिजवाते टाइम सिस्टम डाउन हो गया, तो आपको दिखा कि पेमेंट अनसक्सेसफुल है, बट एक्चुअली में वो डेटाबेस में हो गई थी। अब अगर आप रिट्राई करा दोगे तो वो पेमेंट दोबारा हो जाएगी, लेकिन मोबाइल में आपको लगेगा कि एक ही बार हुई है, 2 बार पैसे कट जाएंगे, है ना। तो उसके लिए हम लोग आइडम पोटेंट टोकन यूज करते हैं। इनको यूज करने के मल्टीपल तरीके होते हैं जो अभी के लिए आपके स्कोप से बाहर है। ओवरव्यू दे देता हूं कि कैसे आइडम पोटेंट टोकन फायदा करते हैं इस सिचुएशन में। तो आइडम पोटेंट टोकन इज बेसिकली अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर a request
तो होता क्या है कि जब पहली बार ट्राई हुआ था तो सपोज आईडी गई थी कुछ 1AB2 ऐसे करके, तो डेटाबेस में जो भी रिकॉर्ड आप एडिट करते हो वहां पे स्टोर करा लेते हो इस टोकन को, रिक्वेस्ट आईडी को। इससे क्या होता है, दोबारा जब आप रिट्राई करोगे तो सेम आईडी भेजोगे क्योंकि रिक्वेस्ट तो सेम ही है। और जब दोबारा आप यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहोगे डेटाबेस में तो चेक करोगे यार ये रिक्वेस्ट आईडी तो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो आप दोबारा यहाँ पे चेंज नहीं करोगे। तो बेसिकली एक एपीआई में आइडम पोटेंसी लाने के लिए ही आइडम पोटेंट टोकन यूज करते हैं। अब कमेंट में आप फटाफट बताना कि HTTP के कौन से मेथड्स आइडम पोटेंट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल लेंगे सर्किट ब्रेकर पैटर्न का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।